नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। अंडरबग तो आज का वीडियो मत देखो रे तुम लोग। बहुत तकलीफ होगी, बहुत इतनी तकलीफ होगी कि आज तक नहीं हुई होगी। क्योंकि मैं आज आपके ना जो पापा बैठे हैं ना दिल्ली में, उनका एक गंदा खेल आज खोलने वाला हूँ, राज खोलने वाला हूँ, पोल खोलने वाला हूँ। बहुत गंदा खेल खेला है। तुम्हारा जो सबसे पसंदीदा टॉपिक है ना मुसलमान, उसको लेके मैं आज कुछ लेके आया हूँ। आज रामनवमी है, प्रभु मेरे श्री राम का आज नवमी है। मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कितना मस्त दिन मिला है ना मुझे आज आप लोगों की मारने के लिए। मेरे प्रभु श्री राम का आज रामनवमी है, तो भाई बनता है ना। प्रभु श्री राम ने ही समझाया, बताया हमको कि कभी गलत रास्तों पे मत चलो, असत्य मत बोलो, जो सही है उसके लिए खड़े रहो, भले पूरी दुनिया गाली दे तो क्या हुआ। तो फिर मानना पड़ेगा ना भाई, मेरे प्रभु राम का आदेश है, श्री राम का आदेश है। सुनो अंडभक्तों, क्या है ना, मुसलमान मुसलमान करके तुम लोगों ने जो देश की बैंड बजाई है, और तुम्हारे जो जीजा हैं बैठे ना वो चाटू मीडिया, मैंने चाटू बोला, कुछ गलत मत सुनिए, चाटू जो पत्रकार बैठे हैं ना, उन्होंने बाकायदा इसको तबीयत से इसको उठाया है 30 तारीख से, और अभी तक ये चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ चीजें मेरे पास ऐसी आई हैं हाथ में, जिसकी वजह से आज ये लोग दिन रात पिलपिलाएंगे, इतनी गालियां देंगे मुझे मुसलमान तक घोषित कर देंगे। जिनको भी लगता है ना कि भाई मैं नाम बदल के कर रहा हूं, मेरा नाम विनय दुबे नहीं है, मैं मुस्लिम हूं, वो आके मेरा देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मैं हिंदू कि मुसलमान हूं। ठीक है, आओ भाई मैं दिखाता हूं, चेक कर लेना, आंखों से विश्वास हो जाएगा। ठीक है, दस्तावेज की बात कर रहा हूं, कुछ गलत मत समझिएगा, दस्तावेज बोल रहा हूं। अंडभक्त क्या है ना, उनकी मानसिकता है ही है ऐसी। खैर, तबलीगे जमात मरकज निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के एकदम चिपक के है। ये जो सेंटर है उसकी दीवार और पुलिस स्टेशन की दीवार एक ही कॉमन दीवार है, एक ही दीवार के इस तरफ पुलिस स्टेशन है, इस तरफ सेंटर है। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे पिछवाड़े के नीचे इतने सारे विदेशी नागरिक आते हैं, जबकि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन बार बार सरकारों को बताता है, आंकड़ा देता है कि भारत के अंदर इस समय कितने विदेशी नागरिक हैं, कहां कहां पे हैं, किस किस जगह पे हैं। ये जानकारी होने के बावजूद पुलिस स्टेशन की दीवार के ठीक पीछे इतना बड़ा कांड हो जाता है और पुलिस को पता नहीं चलता है। मेरे को एक बात बताओ, जो लोग वहां पे आए, अभी आप लोगों ने देखा उत्तर भारतीय लोग पैदल निकल गए अपने अपने गांव, हजार किलोमीटर निकल गए। ये जो विदेश से लोग आए हैं आज जो लॉकडाउन में फंसे हैं, वो कैसे जाएंगे और उसकी व्यवस्था कौन करेगा? वही लोग करेंगे जो आज चंदा मांग रहे हैं, वही लोग करेंगे जो देश का टैक्स का पैसा दबा दबा के खाते हैं, कैंटीनों में बैठ के ऐश करते हैं, सरकारी बंगलों में रहते हैं, सरकारी गाड़ियों में घूमते हैं, सरकार के पैसे का हराम का खाना खाते हैं। सरकार का काम है ये उनको विदेश भेजना। पुलिस को जानकारी होते हुए भी मैं आज आपको जो चीज कहने जा रहा हूं उस पे मैं पूरी तरह से ठाम हूं, पूरी तरह से कट्टर हूं। ये जो पूरी जो स्क्रिप्ट लिखी गई है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से लिखी गई है, मुख्यालय से। वो जानते थे कि हमें अपनी कोरोना से जो हमारी इज्जत बचानी है ना, उसके लिए हमको एक आरोपी चाहिए, और मुसलमान से बेहतर आरोपी कोई हो ही नहीं सकता है। मुसलमानों के ऊपर थोप दो, कोरोना जिहाद का एक माहौल बना दो, और पब्लिक तो है ही है ना बेवकूफ, वो तो घूमती रहेगी इसी के मामले में। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी आज इसको आप ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों की वजह से कोरोना फैल रहा है। मेरे को एक बात बताओ, ये जो विदेश से जो कोरोना लेके जो विदेशी आए हैं भारत के अंदर, उनको लाने की, यहाँ पे रहने की परमिशन किसने दी? वीजा किसने दिया? ये एयरपोर्ट के अंदर जो अधिकारी जो चेकिंग करते हैं, जो वीजा देते हैं, वो कौन लोग हैं? वो भारत सरकार के लोग हैं। इनडायरेक्टली वो मोदी जी के आदमी हैं। मोदी जी ने ही ये आफत, मोदी सरकार ने ही ये आफत भारत के अंदर रहा है। अगर वो सीरियस होते ये चीजों को लेके कि भारत इस तरह से कोरोना फैल सकता है, आप सोचे कि जो डेंजर जोन के कोरोना कंट्रीज हैं, जैसे इटली हो गया, चाइना हो गया, वहां के भी लोगों को यहाँ पे आने की परमिशन दे दी गई, वीजा दे दिया गया। अब वो जो लोग वहां से कोरोना लेके आए हैं, तो इसमें मरेगा कौन? आप मरोगे, मैं मरूंगा, हम जैसा गरीब आदमी मरेगा, भारतीय मरेगा। उसको ला के दिया कौन है? ये प्लेन में बिठा बिठा के लाए, और हमारे बेचारे मजदूर आदमी पैदल चल रहे हैं। 13 से 15 तारीख के बीच में ये मरकज वहां पे सेंटर में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें 2500 लोग ऑन रिकॉर्ड जो पुलिस के है, 2500 लोगों ने इसमें शिरकत किया, उसमें शामिल हुए। उसमें से 1500 लोग वापस चले गए,
लेकिन 1000 लोग लॉकडाउन की वजह से उसमें रह गए, बच गए। ये जो 1000 लोग बच गए, उसको निकालने के लिए ये सेंटर वालों ने बार बार पुलिस को पत्र लिखा कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास बसेस हैं, हमारे पास ड्राइवर हैं, आप केवल हमें पुलिस परमिशन और जो पास है वो दे दीजिए, हम अपने लोगों को यहाँ से निकाल देते हैं। लेकिन जो स्क्रिप्ट बन रही थी मुख्यालय में, वो कोई नहीं पहचान रहा था। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? अमित शाह जी के गृह मंत्रालय के अंडर में है। जो बाकी जो नेटवर्क है, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीबीआई है, सारी किसके अंडर में है? केंद्र सरकार के अंडर है, इनडायरेक्टली अमित शाह जी के अंडर में है। और अमित शाह जी को ये चीज समझ में आ गई कि भाई मामला बड़ा मक्खन वाला है, हम अपनी नाकामी को इनके तोप देते हैं इनके माथे पे और खुद बच जाते हैं। बार बार पत्र व्यवहार करने के बाद भी इस सेंटर वालों को बाहर जाने की परमिशन नहीं दी गई। क्यों? 28 या 29 तारीख को एनएसए के, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के हमारे जो मुखिया हैं अजीत डोभाल जी, द सुपरमैन ऑफ द इंडिया, वो जाके मौलाना साद साहब को, जिनके साथ जो है मौलाना साद जो मुखिया हैं इस सेंटर के, उसको मिलते हैं। और मिलने के बाद अचानक से साद साहब गायब हो जाते हैं, मौलाना साहब फरार हो जाते हैं। 28-29 तारीख को अजीत डोभाल जी मौलाना साद को मिलते हैं और मिलने के बाद मीडिया में ये खबर चलाई जाती है कि मौलाना जी फरार हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है या तो मौलाना जी इतने करामती हैं, बोलते हैं ना, इतने शातिर हैं कि सारी ट्रेनें बंद हैं, देश में लॉकडाउन है, गाड़ियां नहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, ट्रेनें बंद हैं, उसके बावजूद भी मौलाना साहब अगर फरार हो गए, या तो मौलाना साहब इतने शातिर हैं या तो हमारी सुरक्षा एजेंसी जो है ना वो नपुंसक है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी अजीत डोभाल के नाक के नीचे से एक आदमी फरार हो जाता है लॉकडाउन जैसी स्थिति में, तो इसका मतलब क्या है? या तो मौलाना जी सुपरमैन है या तो हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो एकदम घटिया है। आप तय करें, मैं कुछ नहीं कहूंगा। उसके बाद जिस तरह से आप सुनिए जरा, वहां के सेंटर के एक जिम्मेदार की बात आपको मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। काम करना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ जो मजमा पहले से किया हुआ था वही रिटर्न आ रहा है, बस हम नई एंट्री नहीं ले रहे थे। तो 21 तारीख तक हमने अपने पूरे मजमे को यहाँ से रिलीज कर दिया था वापसी की तरफ। 22 तारीख में जो पब्लिक कर्फ्यू हुआ, तो पब्लिक कर्फ्यू के अंदर क्योंकि जो मजमा हमारा रास्तों में होता है, ट्रेनों में, तो आ रहा है ना, और वो जब उतरा है तो वो जाहिर सी बात है कि यहीं आएगा, सब वापसी जाना है। फिर ये 22 की ही रात को बल्कि जो है फिर ये संपूर्ण लॉकडाउन आ गया। ऐसे तो साहब से भी हम जाके 3-4 लोग मिले और बाकायदा वो हमारी अगर चाहे तो जो वहाँ के कैमरेज हैं सब हमारी डिटेल मिल जाएगी। एसएचओ साहब राउंड के साथ उन्होंने कहा कि जो तुम्हें करना है वो करो, यहाँ भी कुछ नहीं है, हमारे पास तो सब कर दिया। मैंने कुछ जानकारी मंगाई थी केंद्र सरकार से, उन्होंने उस पर जानकारी दी। बहुत सारे न्यूज चैनलों के पास ये जानकारी है कि 1 जनवरी 2020 से 2100 लोग, 2100 लोग तबलीगी से जुड़े कामों के लिए भारत आए। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने 6 मार्च से ऐसे आए हुए लोगों की जानकारी सारे राज्यों के साथ बतानी चालू की। 6 मार्च से आज 2 अप्रैल है, उसके बाद में भी ये सरकारें नहीं जागी। और एक बात बताइए, जो आदमी अभी बोल रहा था ये सच बोल रहा है क्या? मीडिया की एक समरी दिखाता हूं, मतलब आपको चीजें समझ में आएगी कि आखिर पूरा घटनाक्रम हुआ कैसा था। आइए पूरा घटनाक्रम एक बार देखते हैं, किस तरह से पत्र व्यवहार का खेल खेला गया और दिल्ली पुलिस ने कैसे उनको, बोलते हैं ना, आरोपी बनाने के लिए पूरा माहौल तैयार किया। देखिएगा जरा। बीच एक चिट्ठी सामने आई है 25 मार्च की। मरकज के मौलाना यूसुफ ने हजरत निजामुद्दीन के एसएचओ को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें कहा था कि 24 मार्च को आपकी चिट्ठी मिली थी, हम मरकज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 23 मार्च तक 1500 से ज्यादा लोगों को यहाँ से बाहर निकाला है। यहाँ अभी भी 1000 से अधिक लोग हैं। आपके निर्देशों के मुताबिक हमने एसडीएम से कांटेक्ट किया है ताकि गाड़ियों के लिए पास मिल सके और हम बाकी लोगों को भी भेज सके। एसडीएम ऑफिस से 25 मार्च की सुबह 11 बजे मीटिंग तय है। आपसे गुजारिश है कि काम को जल्दी से निपटाने के लिए आप एसडीएम से संपर्क करें। हम आपके निर्देशों पर चलने को तैयार हैं। सहयोग के लिए आपका शुक्रिया करते हैं और आगे आपके निर्देशों के तहत काम करने को तैयार हैं। 28 मार्च को एसीपी लाजपत नगर नई दिल्ली ने मरकज के प्रमुख मोहम्मद साद को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा, भारत सरकार और लॉकडाउन ऑर्डर के आदेश और दिल्ली सरकार की धारा 144 के बावजूद निजामुद्दीन के मरकज में कई लोग जमा हुए हैं।
कई अथॉरिटी ने अपने ऑर्डर में बताया कि 4 लोगों से ज्यादा का जमा होना इस पर मनाही है। आपको आदेश का पालन करने को कहा गया, लेकिन इसका ठीक से पालन नहीं किया गया है। इमरजेंसी जैसी हालत को देखते हुए आपको एक बार फिर से कानून के नियमों को फॉलो करने का निर्देश दिया जाता है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप पर लीगल कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही पुलिस की चिट्ठी में कोरोना वायरस से कैसे बचे इसको लेकर निर्देश भी दिए गए थे। मरकज ने 29 मार्च को और चिट्ठी लिखी दिल्ली पुलिस को, लिखा कि मरकज ने सारे जो कानूनी प्रोसेस है उनका पालन किया है। जनता कर्फ्यू समेत लॉकडाउन तक किसी भी सरकारी निर्देश की अनदेखी नहीं की गई है। इसमें लिखा गया है कि मरकज ने कुछ गाड़ियों के लिए पास मांगा था ताकि लॉकडाउन के बीच लोगों को वहां से निकाला जा सके। जब लॉकडाउन का निर्देश दिया गया तो सैकड़ों लोग मरकज में थे, उन्हें निकालने के लिए दिल्ली पुलिस से मदद मांगी गई थी। लॉकडाउन होने से पहले ही लोग जमा हो चुके थे। लॉकडाउन के ऑर्डर के बाद एक भी आदमी को मरकज में एंट्री नहीं दी गई। सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। जनता कर्फ्यू के दिन हमने निर्देशों को मानते हुए मरकज को खाली रखा था। 23 तारीख को हमने खाली कराना शुरू किया, लेकिन 21 दिन का लॉकडाउन आ गया। ऐसे में मरकज में लोग अलग थलग हो गए। मरकज के मुताबिक मामले कैसे बढ़े, पॉइंट्स में जान लीजिए। पहला पॉइंट है 24 मार्च को हजरत निजामुद्दीन के एसएचओ का नोटिस आया। फिर 25 मार्च को तहसीलदार के साथ मेडिकल टीम मरकज पहुंची, सीमित लोगों की जांच की और लिस्ट बनाई। हम एसडीएम ऑफिस पहुंचे और लोगों को निकालने के लिए कुछ गाड़ियों की लिस्ट दी। 26 मार्च को एसडीएम मरकज आए, अपने ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया। हमने उन्हें चीजें बताई और समझाई और हम परमिशन का इंतजार कर रहे हैं। 27 मार्च को 6 लोग मेडिकल चेकअप के लिए ले जाए गए। अभी वे सभी हरियाणा के झज्जर में आइसोलेटेड हैं। 28 मार्च को एसडीएम और डब्ल्यूएचओ की टीम आई। ये लोग को अगर कोरोना फैलाना होता तो ये लोग बार बार पुलिस से लोगों को निकालने के लिए गाड़ी की परमिशन क्यों मांगते थे? सोचने की बात है। और जिस मौलाना साहब की बात कर रहे हैं वो तो फरार हैं। अजीत डोभाल जी के मिलने के बाद से वो फरार हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता। अभी अंडभक्त कहेंगे कि भाई ये लोग तो ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा थोड़ी है। अभी जो मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं ये पुलिस के ऑफिस के अंदर का वीडियो है, जहां पे ये पूरा डिस्कशन हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया है अभी तक, क्योंकि ये दिखाने से इनकी पोल खुल जाएगी। किस तरह से मरकज के लोग बार बार पुलिस से निवेदन कर रहे थे कि लॉकडाउन होने की वजह से यहाँ के लोगों को निकाला नहीं जा सकता है, आप मुझे गाड़ी की परमिशन दीजिए। तो भी पुलिस विभाग नहीं देती है। अगर दे देते तो फिर ये मामला नहीं बनता ना। अपना जो नाकामियां है सरकार की वो मुसलमानों पे कैसे डाल सकते थे? परमिशन नहीं दी, उनको अटक के रहने गया। लोगों की लाशें जब गिरनी चालू हो गई तब जाके दिल्ली पुलिस एक्टिवेट होती है। और ये लोग जो कह रहे हैं ये क्या सच है? क्या एसीपी एसडीएम के नाम पे बोल रहे हैं कि हमने पूछा, परमिशन मांगी? क्या ये सच है? क्या मुसलमान है ना, अंधभक्तों के हिसाब से क्या ये तो झूठी बोलते हैं। मुसलमान मतलब झूठी बोल रहा है। तो मैं जो वीडियो दिखा रहा हूं अभी पुलिस के अंदर का है, ऑफिस के अंदर का। ये एसीपी के ऑफिस के अंदर की वीडियो है। बहुत रिक्वेस्ट के बाद ये मिली है मुझे। आप जरा देखिएगा गौर से एसीपी साहब की बात और सामने बैठे जो मुस्लिम जो मरकज के लोग हैं उसकी बात सुनिएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको ना पूरा स्क्रिप्ट समझ में आने लगेगा। तो आगाह करने की और वार्निंग देने के बावजूद भी वहां पे मरकज में हमेशा 1,500 से 2,000 की गैदरिंग है। बात है ना? पहले से है या बाद से? आप मेरी बात को सुनिए जी। पहले आप मेरी बातों को मेरी वे में सुन लीजिए, समझ लीजिए। सुनिए भाई, सुनिए। और ये आप लोगों के लिए आसानी के लिए है। अगर मैं बुला के इस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ और ऊपर सीसीटीवी कैमरा, तो उसका कोई पर्पज है? बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है। 5 आदमी से ज्यादा होंगे नहीं, सारे रिलीजियस प्लेसेस बंद है। और ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है, ये मेरी सुरक्षा के लिए नहीं है, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। आप लोग जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना ही जी जाएंगे, बचेंगे। लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है ये। वो कुछ नहीं देख रहा, रिलीजन रिलेटेड चीज नहीं देख रहा। तो आप लोगों को बार बार आगाह करने के बावजूद भी ये चीज समस्या हल नहीं हो रही है। अब मैं आपको जो आपके हाथ में नोटिस है, ये नोटिस आपको दे रहा हूँ और मोहम्मद असाद साहब के नाम पे दे रहा हूँ। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी इशू निकला और आप लोगों ने इसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से क्लियर नहीं किया तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन के लिए मजबूर हूँ। वाह सर, हम आप कह रहे हैं हमने 1,500 लोग कल भेजे हैं यहाँ से, और अभी कितने लोग हैं वहाँ? अभी 2,500 में से एक रह गए हैं। 1,500 भेज चुके हैं और अब भी भेज रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ अभी कितने लोग हैं मरकज में?
1000 हैं, वो कहाँ कहाँ के हैं? सब दिल्ली से बाहर के, दिल्ली का कहाँ कहाँ के? कोई लखनऊ का है, कोई बनारस का है, कोई भदोही का है, बिजनौर का, इस तरह ये सब जाना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर सील है, क्या करें जी। हम इनको अभी भी आपको जिस वे में निकालने के लिए हम तैयार हैं। आप इनको एसडीएम साहब से बात कर लीजिए। आप हमें नंबर दे सकते हैं, बात कर लो। ये आप इस तरह की बातें मत कैसे करो यार, आपके पास एसडीएम का भी नंबर नहीं है। एसीपी आप साहब मेरी बात सुनो, आप इस तरह की बातें मत करो। आप पढ़े लिखे बंदे हैं यार, आप ऐसी बातें मत करो। मैं दे दूंगा एसडीएम साहब का भी नंबर, पर आप इस तरह की बातें ना करें कि आपको एसडीएम का भी नंबर नहीं पता। आप यहाँ पे इतना बड़ा मरकज चला रहे हैं, हमेशा 2000 की गैदरिंग होती है, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे सारे लोग होते हैं। अगर मैं इस वे में बात कर रहा हूँ और इस तरह से आपको गंभीरता बता रहा हूँ यहाँ बुला के, तो उसका पर्पज है। हम आपकी और आपको बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में बता रहा हूँ। अब आप सुनिए मेरी बात को, एसडीएम साहब से संपर्क करें तुरंत। और जैसे कि आज भी कुछ आए हैं, इस तरह के नहीं आएंगे, स्पेशल ब्रांच के हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सीनियर अफसरों के फोन आए हैं। अभी वो सारे के सारे आपसे वो नहीं करेंगे, मेरे थ्रू करेंगे। तो मैं इस चीज को जो आपके लोग आपको सख्त शब्दों में ये आपको कन्वे कर रहा हूँ बात को, तुरंत प्रभाव से इसको कीजिए। और अभी आप एसडीएम साहब से संपर्क कीजिए, गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज देंगी, जिसको आगे बसेस से निकालना वैसे होगा, मैनेज कीजिए। ये 3-4 दिन से कर रहा होगा, ये 3-4 दिन से आप इतने गंभीर हुए होते तो अब तक खाली होता। तो सर कल हम आए थे, अब आप मेरी बात सुन लीजिए जो मैंने कहा। मैंने सुन ली, कल आए थे और कल के बाद भी सिचुएशन वही की वही रही है। इस बात में आपको एक सेकंड सुन लीजिए, आर्गू नहीं करना। मैंने आपको ये बता दिया, एसडीएम साहब का भी नंबर लाके दे दो, मैं एसडीएम साहब से खुद भी बात कर लेता हूँ और आपके सामने करता हूँ। पर इसके बाद अगर मैंने ये चीजें कर ली तो मैंने आपको नोटिस दे दिया, बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा और इसमें किसी तरह से आप वो मत समझिएगा। वाह साहब वाह, उनकी भी बातें सुन लेते। वो कल भी आए थे, पास के लिए लिस्ट देके गए, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो देना नहीं था इनको। और ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग तैयारियां करें, परमिशन हम देंगे, लेकिन दिया नहीं किसी ने। मैं एक बार जरा वापिस वो सुनाना चाहता हूँ। गैदरिंग होती है, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, सारे लोग हम आपके बंदे हैं यार, आप ऐसी बातें मत कर लीजिए। आप हमें नंबर दे सकते हैं, बात कर लो। इस तरह ये सब जाना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर सील है, क्या करें जी। हम इनको अभी भी आपको जिस वे में निकालने के लिए हम तैयार हैं। आप इनको एसडीएम साहब से बात कर लीजिए। आप हमें नंबर दे सकते हैं, बात कर लो। ये आप एसडीएम साहब का, ये पुलिस साहब एसडीएम पे डाल देते हैं, एसडीएम गृह मंत्रालय पे डाल देता है। आखिर ये लोग तैयार हो के भी, इनके पास बसेस की व्यवस्था हो के, ये पूरी लिस्ट पुलिस को देने के बाद भी ये परमिशन नहीं देती है। कारण जानते हैं इसका क्या है? माहौल नहीं मिलेगा ना। फिर भारतीय जनता पार्टी खेलेगी किस पे? मुसलमान ही अगर निकल जाएगा, बीमार नहीं होगा, तो फिर राजनीति कैसे होगी? पुलिस साहब के सुने। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है मालूम है? आखिर मीडिया कोरोना जिहाद, मुसलमानों के ऊपर ढिकरा क्यों फोड़ रहा है मालूम है आपको? देश में इस समय जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि लोगों की जानें कैसे बचें, और उसके लिए सरकार के पास क्या तैयारियां हैं, टेस्टिंग किट कितने हैं, लोगों की बीमार फैल रही है उसके पीछे सरकार के पास क्या व्यवस्थाएं हैं। सरकार केवल घंटा बजा रही है। मैं कहूंगा तो बुरा लगेगा, ये सरकारी अधिकारी की ही बात सुन लीजिए। ये पूरा मीडिया क्यों ये सब दिखा रहा है, उसका कारण ये है। ये जो मैं वीडियो दिखा रहा हूं उसका कारण है ये, देखिएगा और समझिएगा। मेरा नाम शशि सिंह है और मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट लखनऊ में कार्यरत हूँ और मैं समय ड्यूटी पर हूँ। ये हमारा वार्ड है। अभी मेरी एक स्टाफ नर्स हैं, उन्होंने फोन किया और बताया कि हमारे यहाँ भी वही स्थिति है कि नर्सेज के लिए कोई सुविधा नहीं है। इवन N95 मास्क तक नहीं है, प्लेन मास्क एक मिलता है और ग्लव्स है, उसी से हम पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं। मेरा सबसे ये कहना है कि ये समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में है, सामान नहीं है नर्सेज के पास। और उनसे कहा जाता है कि ऐसे मरीज जो स्वाइन फ्लू और कोरोना के पेशेंट हैं सस्पेक्टेड, उनको हैंडल कीजिए। पत्रकार बंधुओं से और जनता से, देश की जनता से मेरा सवाल है कि हमें बेसिक चीजें प्रोवाइड क्यों नहीं की जा रही हैं और मना किया जा रहा है कि बोलिए मत। ये क्या तरीका है आपका? आप हमसे कोरोना पेशेंट सस्पेक्टेड हैंडल कराएंगे और हमें ग्लव्स सिर्फ देंगे और एक प्लेन मास्क देंगे। हम क्यों छुएं? हम क्यों छुएं भाई? रिस्क है, सब जान रहे हैं रिस्क है, हम क्यों छुएं? क्या ये देश इतना गरीब हो गया है कि हमें पीपीई किट नहीं मिल सकती?
सबसे पहले जरूरी चीजें होनी चाहिए, तो हमें क्यों नहीं मिल सकती बताइए? हमें प्रोटेक्शन की किट नहीं मिलेगी क्योंकि मैं कर्मचारी नेता हूं। बताइए, भारत देश का इतना गरीब हो गया है कि अपने डॉक्टरों की सुरक्षा नहीं कर सकता। पटना में रेसिडेंशियल डॉक्टर जो हैं उसमें करीबन 38 डॉक्टर्स और जो नर्सेज हैं वो कोरोना के संक्रमण में आ गए। ये देश, ये जो मीडिया है ना, ये जो देश की सरकार की जो हालत है वो आपसे छुपाना चाहती है। टेस्टिंग किट्स देश में है नहीं, केवल 35,000 टेस्ट आज तक हुए, जिसमें 2095 मरीज मिले, जिसमें 57 लोगों की मौत हुई है। ये सरकार आपसे छुपाना चाहती है। ये जो प्रोपोगेंडा तैयार किया गया है ना, कोरोना जिहाद, ये सब दिखाने की वजह यही है कि आपका जो देश का जो असली जरूरत की चीज है वो मुद्दे को छुपाया जा सके। डॉक्टरों के पास किट नहीं है ताकि वो इलाज कर सके, हॉस्पिटलों में वो व्यवस्थाएं नहीं है, वो वेंटिलेटर्स नहीं है, जिसकी वजह से ये चीजें जो कोरोना को रोक सके। वो नाकामी छुपाने के लिए एक नया सा झुंझुना मार्केट में छोड़ दिया गया है कि भाई आप लोग इसमें उलझे रहो, मुसलमान कोरोना फैला रहा है, जमात उमात की चीजें चल रही हैं, मुसलमानों की वजह से लोग मर रहे हैं, ये दिखाते रहो और घर में बैठे रहो। कल जब अपने घर पे नौबत आएगी तो ये मुसलमान कोरोना नहीं बचाएंगे, ये हॉस्पिटल और ये डॉक्टर्स बचाएंगे। और उनके पास तो किट है ही नहीं, जो सरकार को देना चाहिए वो ऐसे आके खुलेआम चिल्ला रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, आप लोग कैसे ऐसे मीडिया पे विश्वास कर लेते हो यार? ऐसे कैसे विश्वास कर लेते हो? आपको पता है एक बार नोटबंदी हुई थी देश में, 2000 का नोट आया था। उस दिन मैंने जी न्यूज देखा था, और शायद उसके बाद आज तक मैंने ये जी न्यूज नहीं देखता हूं। उसका कारण क्या है मालूम है? जी न्यूज में एक खबर चली थी। इसके लिए मैं ऐसे मोदी जो मीडिया है ना उस पर विश्वास नहीं करता। पता नहीं देश की जनता कैसे विश्वास करती है। ये जो एक छोटी सी क्लिप लाया हूं, बट एक शर्त है, कोई हंसेगा नहीं, कोई भी हंसेगा नहीं, प्रॉमिस। देखो, एनजीसी लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है, इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। यानी ऐसी करेंसी जिसमें एनजीसी लगा होता है उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहे तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी, भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे क्यों ना रखा गया हो। ऐसे चूतिया लोग जब पत्रकार और संपादक बनते हैं ना, तो देश के लोग बेवकूफ बनना तय है। ये आदमी 2000 के नोट में चिप दिखा रहा था आज से कुछ दिन पहले डीएनए में, कुछ साल पहले। ये आदमी अगर आपको बोले कि देश का मुसलमान कोरोना फैला रहा है या हिंदू कोरोना फैला रहा है, तो अगर आप मानते हैं तो इससे बड़े चूतिया आप हैं, इससे बड़े बेवकूफ आप हैं। जो 2000 के नोट में चिप का पूरा विश्लेषण किया था डीएनए में, 1.5 घंटा पकाया था बंदे ने, ये तिहाड़ी चौधरी। इसकी बातों पे अगर आप विश्वास करते हैं तो सबसे बड़े बेवकूफ आप हैं। और दूसरा, ये किसी का नहीं है, ये वही आदमी है ना जो जनता को ही गाली देता है, आप ही को चूतिया बोल के, बेवकूफ बोल के कटघरे में खड़ा कर देता है। मैं बोलूंगा तो बुरा लगेगा, खुद देखो मेरा क्या जाता है। देखो, राजनीति बाकी सभी मुद्दों पर भारी पड़ी है कि दिल्ली की जनता के लिए राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुगलों का राज वापस आ जाएगा, राम मंदिर, धारा 370, कश्मीर, इस तरह की बातें कोई मायने नहीं रखती। ये मुद्दे दिल्ली की जनता के लिए कोई मायने नहीं रखते। दिल्ली की जनता को ना तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, ना कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है, ना ही उसे देश के टूट जाने की कोई चिंता है। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। दिल्ली की जनता अपने जीवन के संघर्ष में ही पूरी तरह से बिजी है, लिप्त है, उसे बाकी के देश से कोई मतलब नहीं। दिल्ली की जनता को बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, वो उनसे प्रभावित नहीं होती। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। जब हम वोट डालेंगे तो हमें यह देखना है कि सेल कहां पर लगी हुई है। दिल्ली के लोग राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय मुद्दों पर राय तो बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं, लेकिन वोट डालने बाहर नहीं निकलते। यानी दिल्ली की जनता ने आज भी ये साफ कर दिया कि दिल्ली के लोग आलसी हैं। वो अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू जो देते हैं सब स्मार्टफोन पर देना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर ये सारे लोग एक्सपर्ट हैं। ये सारे लोग तो असल में अगली बार यही चाहेंगे कि चुनाव भी सोशल मीडिया पर ही हो जाए, क्योंकि उसके लिए इन्हें
पोलिंग बूथ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए दिल्ली की जनता ने आज ये बता दिया कि वो सिर्फ अपने स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं, वो वोट डालने नहीं जाएंगे। दिल्ली की जनता आलसी है, मुफ्तखोर है, सुनेगा दिहाड़ी जी को, सुधीर चौधरी। ऐसे लोगों की खबरों पे अगर आप विश्वास करेंगे तो मुझे लगता है कि आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। इसके लिए मैं देखता नहीं हूं। और जो लोग इस चीजों से बचना चाहते हैं उनको मैं एक निवेदन करता हूं, आप जो भी ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं ऐसे सारे चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दे, अपने टीवी चैनल से हटा दें, आपको आराम मिलेगा, शांति मिलेगी। ये सारी चीजें हैं। मुझे एक बात बताइए, जो अधिकारी जो लोग बार बार जाके पुलिस से निवेदन मांगते हैं, आप समझिए इसमें बड़ा षड्यंत्र क्या है। भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा नहीं है, कोरोना पे उनकी बैंड बजा रही है पब्लिक, लोग मर रहे हैं, उनके बम्बू लगे हुए हैं। ऐसे टाइम पे उनको क्या चाहिए कि एक ऐसा मुद्दा चाहिए जो लोगों को घुमा सके, लोगों की मानसिकताएं बदल सके। उसके लिए इससे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है। केंद्र सरकार के अंडर में पुलिस आती है, दिल्ली पुलिस, वो कार्रवाई की नहीं, लोग वहां फंसे रह गए, कोरोना फैल रहा है। जबकि गृह मंत्रालय जानता है कि 2100 लोग 1 जनवरी से लेके अभी तक आए हैं भारत के अंदर, और इन्होंने परमिशन कैसे दिया ऐसे लोगों को जो कोरोना के संक्रमित देशों से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा जो मसला है, ये जो कोरोना का सारी चीजें हैं, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस समय कोरोना जिहाद की स्टोरी चलाई जा रही है। मैंने पुलिस वालों की बात दिखाई आपको, उसके बाद में एक और छोटा सा वीडियो रह गया था, मैं आपको दिखा देता हूं वापस। पुलिस, इसके बाद ये आपने एससीपी की वीडियो देखी, उसके बाद ये लोग सेंटर में पुलिस आती है, वहां पे भी ये जो मुस्लिम लोग हैं किस तरह से कह रहे हैं कि सर हमारे पास लिस्ट तैयार है, आप हमें परमिशन दीजिए, हम जाना चाहते हैं, हम भेज देंगे, हम सक्षम हैं अपने लोगों को अपने जगह पे पहुंचाने के लिए, केवल आप परमिशन दीजिए। सुनिएगा। तो हम उनका मेडिकल चेकअप करेंगे, बिल्कुल करना जरूरी है। और उसके बाद उनको 14 दिन तुम अगर मस्जिद में रहोगे तो मस्जिद में ही रहोगे, तो मस्जिद से बाहर निकलोगे, क्योंकि क्वारंटाइन किसी को भी किया जा रहा है, तो अंदर ही रहोगे, तो बाहर नहीं आओगे, वो करना ही होगा। उसमें मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या पूरे जनपद में कहीं इसका रिकॉर्ड किया जाता है? मैं बता रहा हूँ कि भाई ये जमाती है जी, मैं वो बता रहा हूँ 10-15 मिनट में आपके यहाँ लिस्ट पहुँच जाएगी। आपके बात 10-15 मिनट में पूरे जनपद, पूरे शहर की, हमारे पूरे जिले की, पूरे आपके पूरे जिले की मस्जिद में कितने जमाती है बस, और वो कहाँ के हैं? जी बस ठीक है, तो 10-15 मिनट में। दूसरा आप अगर पुलिस का प्रशासन आए तो परेशान नहीं होना, डरना नहीं और छुपाना नहीं। मैंने सलमान को बता दिया सर इसमें। सोचिए, जिनको कोरोना जिहाद करना होता है वो बार बार पुलिस को पत्र लिखते हैं, बार बार पुलिस को निवेदन देते, अपने लोगों की जानकारी देते कि भाई इतने लोग मेरे यहाँ पे हैं, ये जगह से आए हैं, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये उनके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स हैं। ये सारी लिस्ट देने के बाद आखिर दिल्ली पुलिस ने क्यों परमिशन नहीं दी, एसीपी ने क्यों परमिशन नहीं दी, एसडीएम ने क्यों परमिशन नहीं दी, वो लोग क्यों वहां पे उनको मरने के लिए छोड़ दिए? लॉकडाउन किसने किया? मोदी जी की वजह से आज पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त है, और आप इल्जाम से मुसलमानों पे डालना चाहते हैं। अरे कब तक आप अपनी नाकामियों को छुपाओगे? कब तक? कुछ दूसरा काम नहीं है क्या आपके पास? आप फेल हो रहे, अरे आप हारे हुए हैं इंसान हो। नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, आपने देश को बर्बाद करके हारे हुए इंसान हो। आप अगर समझते हो ना कि आप विश्व गुरु बनेंगे, तो मैं बोलता हूं आप अगले 300 साल तक मेहनत करोगे ना मोदी जी इसी हिसाब से, तो भी आप विश्व गुरु छोड़ दो, सिर्फ गुरु भी नहीं बन सकते हैं। ये जो हालत आज आपने की है ना देश की, इसी की वजह से ये दिक्कतें हैं। और मैं क्या, अब धीरे धीरे देश की जनता ये समझ रही है कि कोरोना से आपको ध्यान हटाने के लिए जो भी प्रोपोगंडा आपने तैयार किया ना, सबसे ज्यादा थू तो मेरे को वो मीडिया चैनल पे आते हैं यार। इनका वजूद मर गया है। कल को इनका बाप भी अगर मोदी का विरोध करेगा ना, तो ये अपने सगे बाप को भी देशद्रोही घोषित कर देंगे, क्योंकि इतने तलवे चाटते हैं। तलवे से याद आया, अंडभक्तों, कोरोना है ना, कोरोना ये जो बीमारी है ना, हाथ मिलाने से फैलता है, तलवे चाटने से नहीं फैलता है। तो आप टेंशन मत लो, तलवे चाटते रहो, मरोगे नहीं तुम लोग। और खास करके जो मुंबई में या महाराष्ट्र में जो दूसरे राज्यों के लोग फंसे हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। अभी दिल्ली दंगों के लिए जो हमने जो फंड रेज किया था, करीबन उसमें 1,30,000 रुपए कुछ जमा हुए थे, उन सभी का राशन हमने धीरे धीरे करके जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया है। इस समय हम लोग अपने व्यक्तिगत तरीके से, मेरी टीम की तरफ से करीबन 2 लाख रुपए के राशन लगभग पूरे महाराष्ट्र में जो लोग फंसे हुए हैं उनको पहुंचाया गया है। और अभी भी करीबन
300-350 लोगों की वेटिंग है, जिनको राशन जाना बहुत जरूरी है, उनको मदद नहीं मिल पा रही है, जिसमें सारे समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, हिंदू लोग हैं, गुजराती हैं, राजस्थान के परिवार हैं, दिल्ली के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग थोड़ा सा इसमें हेल्प करें, थोड़ी सी अगर आप समझिए इसमें मदद कर सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा फंड रेज करके वो राशन जो 300-350 जो लोग वेटिंग में हैं उनको भी पहुंचा सकते हैं। अगर आप लोग भी आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो आप पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से और यूपीआई जो भीम ऐप से आप ऑनलाइन ट्रांसफर होता है उसके माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। नंबर है 9820833213 9820833213। ये पेटीएम नंबर भी है, ये गूगल पे नंबर भी है, ये यूपीआई ट्रांसफर में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस माध्यम में से आप जो भी जैसा भी सक्षम है आप अगर भेजते हैं तो उनको यहाँ से जो राशन है या उनको मेडिकल खर्चे हैं या उनको पैसे देने हैं ताकि वो अपने थोड़ी बहुत जरूरत की चीजें कर सके, तो हम लोग अपने माध्यम से यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो भी मदद करना चाह रहा है वो गूगल पे नंबर 9820833213 पे या पेटीएम नंबर 9820833213 पे या यूपीआई से ऑनलाइन ट्रांसफर यूपीआई से भी आप कर सकते हैं 9820833213 @ इन सब नंबरों से आप मदद भेज सकते हैं ताकि हम लोग उनको अपनी तरफ से जाके, जो लोग यहाँ पे पीड़ित हैं, भूखे हैं, बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज करीबन 30 लीटर दूध हम लोगों ने सुबह बांटा है, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया, लाइव जल्दी नहीं आ पाया। तो उसकी वजह से मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पेट भूखे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की छोटी सी मदद से उनको ये राहत पहुंच सकती है। इतना सा निवेदन है और ये वीडियो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से निवेदन करूंगा कि लोगों तक पहुंचाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साजिश और षड्यंत्र को समझें। केंद्र सरकार की नाकामियां छुपाने के लिए ही ये कोरोना जिहाद और टीवी चैनल्स लगे हुए हैं, और इस सब के पीछे जो नुकसान हो रहा है वो केवल भारतीयों का होगा, क्योंकि इसमें जो कोरोना से जो मौत होगी ना, केवल भारतीयों की होगी, जो मजबूर गरीब तबका है। तो जानकारी बचाएं, इनके षड्यंत्र में, इनके तैयारियों में ना आए, बहकावे में ना आए, अपने घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, और आप कोरोना से लड़ के हम लोग इससे जीत सकते हैं अगर सारी जनता इसमें साथ दे। वो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इतना छोटा सा संदेश लेके मैं आया था। सभी से धन्यवाद करता हूं और रुखसत लेता हूं। वापिस आप लोगों के बीच आऊंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।